ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आइए आज हम सीखने वाले हैं पाठ 10वां हिंदी भाषा में। पाठ 10वां ठेस। यह पूरक पठन फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखा है। तो चलिए हम शुरू में फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1921 में पूर्णिया बिहार में हुआ था और उनकी मृत्यु 1977 में हुई। उनका परिचय हिंदी कथा धारा का रूप बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आजादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वह हम उनके नाम जानेंगे। मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस उनके उपन्यास हैं। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी उनके कथा संग्रह है। रून जल, धन जल, नेपाली कांति कथा, रिपोर्टाज हैं उनके, आदि उनका साहित्य है, उनकी कृतियां हैं। यही फणीश्वरनाथ रेणु जी का जो हम प्रतिमा देख रहे हैं, उनका जन्म 4 मार्च 1921 में और उनका निधन 11 अप्रैल 1977 में हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु ने यह जो ठेस, इस पाठ का पूरक पठन गद्य विभाग आज हम देखने वाले हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। अपने हिंदुस्तान में जो बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य वैसे ही हमारा देश विविधतापूर्ण है। विद्यार्थी मित्रों, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेशभूषा, केशभूषा, ऐसे अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाज और रहन सहन अलग अलग है। खाना पीना वह सभी अलग अलग पद्धति से बना हुआ हमारा देश है। ऐसे ही एक राज्य हमारे देश में बिहार है। उस बिहार राज्य के ग्रामीण जीवन पर आधारित यह कहानी, इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने, जो फणीश्वरनाथ रेणु ने, ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध जो है, कारीगरी, जो कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। यानी जो कलाकार रहते हैं, उस कलाकार के जीवन का, उनके स्वाभिमान का बड़ी सुंदर ढंग से चित्रण इस गद्य पाठ में किया है। तो चलिए आज हम सीखेंगे ठेस। शुरू में हम इस पाठ का विषय प्रवेश सुनेंगे। कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी कलाकार को अगर जाति या धर्म के नाम पर या वर्ग के नाम पर अगर उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है तो वह सुन नहीं सकता, वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर यह कहानी है। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया है। एक ग्रामीण कलाकार है जिसका नाम है सिरचन। वह मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई, बांस की तोलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े,
भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। वह अलग अलग वस्तुएं बनाता है, खाने की चीजें बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है, उस पर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। यह हुआ इस पाठ के विषय प्रवेश। अब हम विस्तृत से जानेंगे इस पाठ का सरल अर्थ। तो चलिए जानेंगे हम सरल अर्थ। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। गांव के सभी किसान खेती बाड़ी के समय, जब खेती बाड़ी का काम शुरू होता है, तब सब लोग उसे बेकार ही नहीं, बेगार समझते, कुछ काम का नहीं ऐसा समझते हैं। तो सिरचन नाम इस व्यक्ति को बेगार समझते, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। कोई नहीं बुलाता खेत खलिहान के मजदूरी के लिए, उसे कोई ही बुलाता नहीं है, क्योंकि वह कुछ काम का नहीं ऐसा सभी किसान का कहना है। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कई सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो देर से आता है, काम भी अच्छा नहीं करता, बड़ी देर से पहुंचता है। उनका कहना है कि दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर खूब काम करते, 1/3 काम करके चुकेंगे, तब तक सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी देर से आएगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाव रखता हुआ धीरे धीरे आएगा। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, अगर हमें बुलाना ही है तो उसे मुफ्त में मजदूरी देनी पड़ेगी। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मुफ्तखोर है, कोई कहता है कामचोर है, कोई कहता है चटोर है, यानी बड़ा शातिर है। ऐसे अलग अलग नाम से उन्हें बोलते हैं। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती। एक समय था, उनके जो बाबू है, उनके पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी उनके पास। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे, इसलिए वही कहा है, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। जो चिक बनाने के लिए मशहूर थे सिरचन, इसलिए सभी बाबू लोग, यानी नौकरी करने वाले लोग आते थे और बोलते थे कि मेरे भाई की चिट्ठी आई है शहर से और उन्हें एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो, ऐसा कहा है तो बना के दे दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा, भोग क्या क्या लगेगा, यानी उसको क्या क्या देना पड़ेगा। माँ हंसकर कहती, जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। मेरे काम में मेरी माँ कहती थी कि कभी मुझसे ऐसी बात नहीं करता, वो जो देगी मैं वही लेता है, उसके बदले में वह हमारे घर में जो कुछ बहुत सी चीजें बनाकर देता है। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बहुत से लोग उसके पास आते थे, तुम्हारी भाभी नाखून से खाटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है, ऐसा कहता था। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ
उलझ कर कही थी, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही कि तो तुम्हारी याद आई। आज हमें नेनू आने वाली थी तो तुम्हारी याद आई। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी से ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मूथी की शीतल पार्टी के लिए, मूथी की शीतल पार्टी बना के दे दो। वह शीतल पार्टी के लिए मेरी बेटी की जो ननद है वह रूठी हुई है, इसलिए वह बना के दे दो। शिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सूंगन सूंघ कर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। बहुत काम मिलता है, बहुत काम रहता है, फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन इस बार आपके यहाँ आया हूं, ऐसा कह लिया। सिरचंद जाति का कारीगर है, मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बना था। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। उसको रंग देता है और बहुत अच्छा बनाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। काम करते समय उसकी तन्मयता, यानी वह मन लगाकर काम करता है, जो भी काम करता है बहुत अच्छा करता है। तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। उसे उसके काम में अगर किसी ने अड़ंगा डाला तो उसको बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वहां कहा है कि सांप की तरह फुफकारता है, यानी लाल होता है, फुट फुट कर नाराज होता है, गुस्सा आता है उसे। इसलिए उन्होंने कहा कि वह काम करते ही उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, ऐसा कहता है और चला जाता है। सिरचंद मुंहजोर है, कामचोर नहीं। उसके स्वभाव में जो विशेषता है वो मुंहजोर नहीं है, कामचोर नहीं है, तो क्या है, बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दिन भर बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता, किसी की सुन नहीं सकता। वह दिन भर सिर्फ खाने के लिए काम करता था, लेकिन कभी किसकी बात नहीं सुनता था। वह अभिमानी था, स्वाभिमानी था। सिरचंद को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचंद को बुलाओ, ऐसा वह कहता था। यानी उसे जो जो पसंद थे खाने का वह बनाने के लिए वह कहता था, तभी आपके यहाँ काम करने के लिए आता था। दुम हिलाता वह हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। वह काम अच्छा नहीं करता था, अगर उसे खाना अच्छा नहीं मिला तो काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं, ऐसा उसका कहना था। यानी किसी दिन आऊंगा, यानी वैसा अधूरा काम वैसा ही रखता था। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी बनाने में बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचंद के सिवा गांव में कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग, क्योंकि आज लोग उसका उपयोग नहीं करते। वो जो चीज बनाते हैं सिरचंद, वह लोग आज इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए उसका महत्व कम हो गया। लेकिन वह काम अगर किसी से बनाना है तो सिरचंद से ही बनाना पड़ता था। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, ऐसा सिरचंद का काम था। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, वह कुछ नहीं बोलता था, पैसे भी उसके कुछ मांगता नहीं था, सिर्फ खाने के लिए।
कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। शिवचंद को बुलाने वाले जानते हैं शिवचंद बात करने में भी कारगर है, और बात करने में बहुत कारगर था। महाजन टोले के बच्चू महाजन की बेटी शिवचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं मां से जाकर कहती हूं। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? सिर्फ खाना खिलाते हुए करते हैं? अरे मैं बहुत यानी कुछ जो बनाते हैं तो वह खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, शिवचंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए। कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो देखो। यानी उनके लिए बनानी है, बेटी के लिए। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही शिवचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने, देखो शिवचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती दूंगी तुझे। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। ऐसे बना के दे दो शीतल पाटिया और पटेर और चीख, ऐसे बना के दे दो कि बेटी जाने वाली है। जब विदा करेंगे उसके घर वालों ने वही कहा है कि उसके साथ में चिक और पटेर की शीतल पाटिया भेज दो। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलिया और कमानियों को चिकनाता हुआ शिवचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, अलग सी बना रहा है। मंजली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अरे मैं भी देती। भाभी ने ऐसा पर्दे के पीछे से कहा तो शिवचंद को बहुत गुस्सा आया। काम में व्यस्त शिवचंद के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दुल्ला अफसर आदमी है, इसलिए मैं बहुत अच्छा बना रहा हूं। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सदभैया तारा। अपने काम में मगन शिवचंद को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चीक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, शिवचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास आया। माँ, आज शिवचंद को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़? माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त बोली, अरे मंजली, शिवचंद को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। शिवचंद के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। अछूता यानी उसने वह खाया नहीं, अछूता यानी उससे छुआ भी नहीं शिवचंद ने। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। शिवचंद में पानी पीकर कहा, मंजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। शिवचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो।
शिरचंद का मुंह लाल हो गया, उसे बहुत गुस्सा आया। मुंह लाल होना यानी बहुत गुस्सा आना। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बांस में टंगे हुए अधूरे चीक में फंदे डालने लगा। वो अपना काम करते रहा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा शिरचंद को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, शिरचंद दादा, कामकाज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दे दो, यानी ध्यान मत दे दो। तुम अपना काम कर रहे हो, करते रहो। शिरचंद ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। शिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। शिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना। जर्दा यानी तंबाकू जैसा एक पदार्थ जो पान में खाते हैं, कुछ लोग खाते थे पुराने जमाने में, वही उन्होंने मंगाया। शिरचंद ने बहुत दिन हुए, चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी, शिरचंद से जली भुनी रहती थी, यानी उससे गुस्सा करती थी, यानी जली हुई ऐसा कहा है, रहती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, चाची, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो? चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। उनको मालूम पड़ा कि अगर आप चाची ने शिरचंद को डांटा तो अब शिरचंद काम नहीं करेगा। बस शिरचंद की उंगलियों में से सुतली के फंदे पड़ गए, नीचे डाल दिया। जो काम चालू था वो अधूरा छोड़कर वह उड़ गया। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पे थूक आया। अपनी छुरी, हंसियां वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए, यानी सातों तारे मंद पड़ना यानी कुछ न चलना, चुप रहना, ऐसा कहा था। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं शिरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं, कान पकड़ता हूं, अब नहीं बनाऊंगा। बोले, मैं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूंगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूं, अब यह काम नहीं करूंगा। अब लोगों के यहाँ आकर ऐसे काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, ये गांव भर में तुम्हारे हवेली में मेरी कदर होती थी। अब क्या कोई भी कुछ कहता है, मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसलिए मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मनी मन शिरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए शिरचंद पहुंच गया, पर नजर पड़ी बबुआ जी। उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा, क्यों, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। शिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूं, दरवाजा खोलिए। मानो दीदी कहाँ है, एक बार देखूं।
मैंने दरवाजा खोल दिया। शिवचंद दादा, मानो इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर शिवचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। शीतल पाटी, चीख और एक जोड़ी आसनी कुश की गाड़ी चल पड़ी और उसकी उस लड़की की गाड़ी चल पड़ी। मानो मोहर छाप वाली धोती का दाम मिल निकाल कर देने लगी। चिरचंद ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए और कहा, यह नहीं चाहिए हमें। मानो फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था मैं। यानी कलाकार एक कलाकार होता है, लेकिन कलाकार को भी एक स्वाभिमान होता है। अगर उसके स्वाभिमान को, अभिमान को अगर किसी ने ठेच पहुंचाई तो वह काम नहीं कर सकता, वो पूरा काम नहीं करता, मन से लगन से काम नहीं करता। यह इस सिरचन नाम के कलाकार की व्यक्तिमत्व से हमने ठेच कैसी पहुंचती है। अगर उन्हें हमने कुछ अड़ंगा लगाया और उनके काम में कुछ बाधाएं डाली तो उनको कितना गुस्सा आता। यह इस पाठ से, ठेस पाठ से उनको कैसी ठेस पहुंचती है, यह इस पाठ से फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियां से लिया हुआ यह पाठ आप हमने सभी सरल अर्थ इसका जाना। तो आइए, आप सभी ने यह वीडियो पूरा देखा, आप सभी का